तो दोनों हाथ और पैर को ऐसे कर लेना है। हाँ। इसको आप नाप सकते हैं 1, 2, 2.5 बित्ते के आसपास पैर से हाथ की दूरी रखनी है। बिल्कुल आपका जो कमर है वो सीधा होना चाहिए। आपको सुखासन में बैठना चाहिए। सुखासन मतलब ये हो गया जी। आप इसमें बैठ सकते हो। अगर आप इसमें अनकंफर्टेबल तो आप अर्ध पद्मासन इसको बोलते हैं और इसको पूर्ण पद्मासन बोलते हैं। जैन पहुंचा महाकाल दर्शन करने के लिए, और वहां जब मैं नंदी जी के पास पहुंचा, वहां पहुंचने के बाद लोग कैमरे में फोटो ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, दुनिया भर की चीजें हो रही है, और मैं सिर्फ आंख बंद करके रो रहा था। और वो 6-7 मिनट में रोता रहा। मुझे लगता है लोगों को बदलने से पहले अपने आप को बदलना जरूरी है। अरे कुछ नहीं करना है। सोचते हैं ना ध्यान क्या है, लोग बोलते हैं किसी चीज पर फोकस करना ध्यान है, किसी चीज के बारे में सोचते रहना ध्यान है ना। योग में जो बहुत पुरानी परंपरा जो ऋग्वेद में नाम लिया गया है, नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार चौरसिया है और आप देख रहे हैं भारत जनता न्यूज़। इस बीच हम आए हैं अनपरा के गांधी पार्क में और एक चर्चित व्यक्ति है हमारे साथ, हेमंत उपाध्याय। इनका नाम है योगी हेमंत उपाध्याय। आज के जीवन में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, खाने पीने को लेकर के, कमजोरी को लेकर के, हेमंत उपाध्याय जी का अपने पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद। आप योग करते हैं जी, और देश विदेश भी जाते हैं। अध्यात्म भी आपके एक अनोखा हिस्सा भी है। योग है क्या? कहते हैं योग 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जैसे आप देखोगे ना, तो योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ जी। बट योग बहुत पुराना शब्द है। ऋग्वेद में इसका नाम लिया गया है, ऋग्वेद के समय। और योग की परिभाषा बहुत पुरानी है। आप इसको जैसे समझना चाहो समझ सकते हो, बट मैं इतना बोलूंगा कि मन को सांस से जोड़ देना और मन आपके जब नियंत्रण में हो जाए, बस वही योग है। कहते हैं ना कि मन भाग रहा है, मन एक चंचल पतंग के समान है। और वो पतंग को आप कैसे कंट्रोल करते हो? जब कोई पतंग आसमान में उड़ रही है तो उसको आप, एक डोर होती है जो आपके हाथ में होती है। बस ऐसे ही है योग को कई सारे शब्दार्थ हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी परिभाषा दी है, बट मेरा यह मानना है कि शरीर के साथ मन का मिलन ही योग है। जब आपका मन जो है वो आपके नियंत्रण में हो जाए, आपका शरीर आपके नियंत्रण में, आपके विचार, आपकी भावनाएं जब सब आपके नियंत्रण में हो गई, वही योग है। बस अध्यात्म क्या है और ध्यान क्या है, ये दोनों में क्या फर्क है? ध्यान जो मैंने भी योग में बताया ना, योग में जो बहुत पुरानी परंपरा जो ऋग्वेद में नाम लिया गया है, वो पुरानी सभ्यता में बताया भी गया। कुछ जो पुरानी सभ्यता थी, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता, वहां पर भी योग के बारे में बोला गया है। जो ध्यान है ना, ये योग के साथ मिला हुआ है। ध्यान, लोगों को पूछते हैं ना ध्यान क्या है, लोग बोलते हैं किसी चीज पर फोकस करना ध्यान है, किसी चीज के बारे में सोचते रहना ध्यान है। बट एक्चुअली में जो ध्यान का शाब्दिक अर्थ है, कुछ करना ध्यान नहीं है, कुछ नहीं करना ध्यान है। कुछ नहीं करना ध्यान। कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन, डीकॉन्सेंट्रेशन इज मेडिटेशन। मतलब लोग हमेशा सोचते हैं मैं ये करूंगा, इसी को ध्यान कहते हैं। नहीं, जब आप ध्यान करने बैठते हो तो ध्यान का जो परिणाम है वो है कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान करते समय 3 चीजों का याद रखना चाहिए। क्या? पहला ये, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दूसरा ये, मैं कुछ नहीं हूं। और तीसरा ये, मुझे कुछ नहीं करना है। ये 3 चीजें याद करके, मतलब हटा करके, तब मेडिटेशन में, ध्यान में आपको बैठना है। और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आंख बंद करके बैठिए और बस बैठिए। लेकिन अपने सांसों पर ध्यान रखिए, ध्यान का परिणाम आएगा कंसंट्रेशन। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान का मतलब है कि आपको कुछ भी कान में सुनाई नहीं देना चाहिए, कुछ भी आसपास हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब तमाम चीजें, कुछ सोचना ही नहीं है। ये लोग 1 सेकंड 2 सेकंड कर लेते हैं, लेकिन 5 सेकंड में भूल जाते हैं। हाँ, तो वही मैंने बोला कि ये ध्यान का परिणाम है।
कि कुछ सोचना नहीं चाहिए, कुछ सुना ही नहीं देगा। ये जब आप रेगुलर ध्यान करोगे, बहुत सारे लोग मेरे साथ करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट का ध्यान जब आप रेगुलर करोगे 2-3 महीने, एक आदत बॉडी को, अपने आत्मा को देते हो, सोल को, तब जाकर के वो आप पहुंचते हो। जैसे कहते हैं ध्यान क्या है, भूख लगती है तो हम क्या खाना खाते हैं, शरीर का भोजन है। ध्यान जो है वो आत्मा का भोजन है। तो जब आप आत्मा को रोज भोजन देना शुरू करोगे, तब आपके जीवन में वो आपको दिखेगा। आपको कुछ नहीं सुनाई दे रहा, आप आंख बंद करके बैठे हुए हो। हमारे पुराने ऋषि मुनि जैसे बैठते थे। और आपने एक और चीज पूछा, अध्यात्म। अध्यात्म का बहुत अलग अलग अर्थ है। मेरे हिसाब से ये मानना है कि जहां पर आपके मन को सुकून मिल जाए, शांति मिल जाए, जहां आपको लगे बस यही आनंद है, परमानंद है, वहीं अध्यात्म की शुरुआत हो जाती है। वही अध्यात्म है। तो अध्यात्म में कितनी शक्ति है? अध्यात्म की शक्ति को आप, जैसे हमारे सिर में कितने बाल हैं आप ये नहीं बता सकते, समुद्र में कितना पानी है, वैसे ही अध्यात्म में कितनी शक्ति है ये मुझे नहीं लगता कोई बता सकता है। आप महसूस कर सकते हो अध्यात्म में कितनी शक्ति है। ऐसा मुझे लगता है अध्यात्म बहुत पावरफुल है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते कि कितनी शक्ति है। आप विदेश जाते हैं, देश विदेश का दौरा आपका लगभग महीने में एक बार हो ही जाता है, और 15 से 10 दिन के लिए आप बाहर जाते हैं, भारत में हर जगह घूमते हैं। आप जो जाते हैं तो वहाँ पर लोगों को क्या सिखाते हैं, क्या करवाते हैं? हाँ, मैं यही बोलना चाहूँगा। पहले मैंने स्टार्ट किया योग से जी, बट मैंने देखा योग तो भाई बहुत सारे जगह पे बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं। फिर मैंने पकड़ा मेडिटेशन को, ध्यान को। आज के समय में क्या है कि योग का लोगों ने ऑप्शन ढूंढा है, जिम। वजन भारी है, जिम जाओ, बहुत सारे और भी न्यूट्रिशियंस हैं, उनको लेंगे, वजन कम हो जाएगा। मगर अपने मन का वजन कम करने का कोई रास्ता नहीं है। मन का अगर आपको वजन कम करना है, उसका एक ही रास्ता है, मेडिटेशन, ध्यान। तो मैंने बाहर में लोगों को पकड़ा कि बाहर में लोग बहुत ज्यादा आगे हैं, बहुत डेवलप्ड हैं, बट वहां पर स्ट्रेस और ज्यादा है, तनाव और ज्यादा है। तो मैं इंडिया से बाहर जाता हूँ लोगों को मेडिटेशन सिखाने, स्ट्रेस फ्री ट्रेनिंग में। बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े कॉलेज मुझे इन्वाइट करते हैं, और मुझे लगता है मैं अब तक कुछ नहीं तो कम से कम 50 देशों की यात्रा कर चुका हूँ। और अभी 27 तारीख को मैं फिर से निकल रहा हूँ दुबई और श्रीलंका के लिए। वहां पर भी जाकर कुछ कॉलेजों ने मेरे को इनवाइट किया है, क्योंकि दीपावली में भारत में सब बंद होता है। तो मुझे लगता है कि हमें हर दिन काम करते रहना चाहिए, इसलिए मैंने वो समय को इंडिया के बाहर प्लान किया है। आप लोगों को कैसे बदल सकते हैं? लोगों को बदलने में कौन सा माध्यम यूज करते हैं? मतलब कौन सा माध्यम को आप लक्ष्य बनाते हैं कि लोगों को चेंज करना चाहिए? मुझे लगता है लोगों को बदलने से पहले अपने आप को बदलना जरूरी है। अगर आप अपने आप को बदल लोगे तो मुझे लगता है कि अगर हमारा जो ये बात सुन रहे होंगे जो लोग, अगर भारत के आधे लोग भी अपने आप को बदल ले तो मुझे लगता है पूरा भारत बदल सकता है। आप किसी को बदलने के लिए किसी चीज का प्रयोग करोगे तो शायद उतना आसान नहीं है। आपको पहले अपने आप को बदलना है। अगर आप अपने आप को अच्छा बनाना स्टार्ट करते हो तो लोग आपको देख के बदलना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, जो जैसा है उसको वैसे स्वीकार कर लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, लोगों को स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं। अरे ऐसे क्यों हो यार, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, अरे ऐसा मत करो, ये गलत चीज है। जज करना। तो लोगों को जब आप स्वीकार करते हो तो बदलाव आने लगता है, क्योंकि किसी को बदलने से पहले उसको स्वीकार करना पड़ता है। तो पहले आप अपने आप को बदलिए, अपने अंदर अच्छी चीजों को लेकर के आइए, फिर जब आप सामने वाले को बोलेंगे तो वो आपका रिस्पेक्ट करेगा। अरे यार नहीं, भैया तो ऐसा करते हैं, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। तो लोगों को बदलने के लिए पहले आपको अपने आप को बदलना। एक मेरे अंदर से एक सवाल आ रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दो चीज हमारे शरीर के अंदर रहती है, और सोच भी ऐसा रहता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो नेगेटिव सोचने में हमारे शरीर को क्या घाटा और पॉजिटिव सोचने में हमारे शरीर को क्या फायदा है? बहुत सिंपल है ना। मैं सबको बोलूंगा, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सबको मैं एक चीज बोलूंगा, आप अपना 30 सेकंड के लिए आंख बंद करना। जस्ट आप बाद में करना, मैं बोल रहा हूँ। आप 30 सेकंड के लिए आंख बंद करो और आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचो जो बहुत नेगेटिव है। तो आप देखना, ऐसे व्यक्ति या ऐसे वस्तु के बारे में सोचो, आपके मन में कैसे थॉट आएंगे, नेगेटिव थॉट आएंगे। आपके मन में गुस्सा आ रहा होगा, क्रोध आ रहा होगा, जलन की भावना आ रही होगी। और आप किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु के बारे में सोचो जो बहुत पॉजिटिव है, जो आपको बहुत अच्छा लगता है। आप देखो, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। तो जीवन में दोनों चीजों का रहना बहुत जरूरी है। कहीं कहीं नेगेटिव चीजें भी बहुत अच्छा काम करती हैं और कहीं कहीं पॉजिटिव चीजें भी। लेकिन मेरा ऐसा कहना है, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए। जैसे कहते हैं गांधी जी के 3 बंदर थे। 3 बंदर हैं, जो कहते हैं ना, गांधी पार्क में, इसलिए गांधी जी का याद आ गया कि 3 बंदर है ना, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, ऐसा ही था शायद।
मगर मैं कहता हूँ कि बुरा वर्ड ही हटा दो, इसके जगह बोलो अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो। अगर आप नेगेटिव वर्ड अपने जीवन से हटाते हो तो आपका जीवन ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ता है। हाँ। आप खराब चीज में भी अच्छा देखना शुरू करो। हम्म। कुछ बुरा हो गया जीवन में, आप गाड़ी में जा रहे हो, पता चला आपका गाड़ी पंचर हो गया, वहां भी कुछ अच्छा सोचो, क्या पता यार ज्यादा आगे जाते तो कहीं एक्सीडेंट ही हो सकता था, अच्छा हुआ यहाँ रुक गया। तो जो हो रहा है उसमें अच्छा। जाम में कुछ लोग ट्रैफिक में फंसे हैं, अरे यार बड़ा लंबा जाम लगा हुआ है, और कुछ हाँ। लोग उस ट्रैफिक में भी क्या करते हैं, गाना गा रहे होते हैं, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो वाह, मुकाम। हाँ। तो आप जीवन में कैसे एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हो, हर पल मस्त रहो। जीवन कहाँ है, यहाँ है। हम हमेशा अरे पता नहीं यार जाम लग गया क्या होगा, अरे थोड़ा और पहले निकलना था, ये सबसे सिर्फ आप नेगेटिव हो जाओगे। तो पॉजिटिव रहना जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको सफलता की तरफ आगे बढ़ना है। हाँ। तो आप जीवन में करना क्या चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है? मैं क्योंकि सबका लक्ष्य होता है जीवन का। हमारा लक्ष्य है आप जैसे लोगों को सामने कैमरे के सामने लाना। आपका क्या लक्ष्य है? मेरा लक्ष्य है जीवन में प्यार और शांति बांटना। इस हाँ। पूरे समाज में, पूरे संसार में मैं चाहता हूँ एक भाईचारा हो, लोगों के बीच प्रेम हो, और एक दूसरे के लिए लोग खड़े हों आकर के। हाँ। मैं बहुत देखा, मैंने दुनिया को देखा है। मेरी उम्र अभी बहुत ज्यादा नहीं, बट मैं इतने कम समय में मैंने कम से कम बहुत सारे अलग अलग तरह के, अलग अलग देशों के, अलग अलग राज्य के लोगों से मिला हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान हमेशा ये सोच रहा है मेरे पास एक गाड़ी है तो ठीक है, सामने वाले के पास दो गाड़ी है। इस बात का प्रॉब्लम, लोग परेशान एक दूसरे को देखकर एक दूसरे को खुश नहीं देखना चाहते हैं। तो मैं इस समाज में बस ये बदलाव लाने की एक छोटा सा प्रयास है। मैं इतने बड़े समाज में बदलाव लाऊंगा, बिल्कुल मैं ला सकता हूँ। मैं ये कभी नहीं सोचता कि मैं छोटा व्यक्ति हूँ, मैं नहीं ला सकता हूँ। तो मैं बस चाहता हूँ इस पूरे संसार में लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के साथ खड़े हो, प्रेम हो, सौहार्द हो, और भाईचारा की भावना हो, और अपने धर्म का सम्मान करें। हर व्यक्ति अपने धर्म के प्रति एकदम अडिग हो, और जो कहता है ना विश्वास, भरोसेमंद हो जाए। बस मेरा यही प्रयास है। धर्म से आपने बात कहा कि भारत में धर्म को लेकर के काफी मुश्किलें होती हैं कि ये धर्म वो धर्म, तो आपका क्या सोच है इसमें? इसमें सोच का मतलब मुझे लगता है बस अपने धर्म का सम्मान करने की जरूरत है। आपको अपने धर्म के प्रति बिल्कुल अडिग होना चाहिए। हाँ। मतलब कहते हैं ना, जो आपका धर्म है, जो कहते हैं भारत माता की जय, हाँ। तो ये होना चाहिए आपके अंदर कि हाँ हम भारत में रहते हैं, इतना पवित्र देश है, हमको इस धरती पे जन्म मिला, यही हमारे सौभाग्य की बात है। इस मिट्टी पे जन्म लेने के लिए कितना लोगों ने तपस्या की होगी, तब यहाँ जन्म मिलता है। तो इस देश के प्रति वो आत्मसमर्पण, वो प्यार, जान भी चल जाए तो कोई परवाह नहीं, इस देश की रक्षा के लिए वो भावना होनी चाहिए। ये देश ही आपका धर्म है, और धर्म ऐसा कोई धर्म नहीं हो गया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये देश एक धर्म है। इस देश के प्रति आपको वो भाव लेकर के आना है। यही सबसे बड़ा धर्म है कि इस देश से गद्दारी नहीं करनी है। ये देश मेरे लिए सब कुछ है, मेरी भारत माँ। दिल्ली से ज्यादा हमको लगता है प्रदूषण वाला जगह अनपरा है। अनपरा, शक्ति नगर, ये सिंगरौली एरिया। आप इस जगह पे रहते हैं, आते हैं, फिर चले जाते हैं। तो जब आप विदेश में रहते हैं और यहाँ आते हैं तो आपके स्वास्थ्य में कुछ बदलाव आता है क्या? थोड़ा बहुत बदलाव जरूर कह सकते हैं। मैं तो इतना योग मेडिटेशन कर रहा हूँ, बट जो लोग नहीं कर रहे हैं उनका यहाँ का जो लाइफ है, मुझे लगता है सोनभद्र में जितना पॉल्यूशन है ना, इस पर हमें लगता है कि हम लोग को ही करना चाहिए। हमें पेड़ लगाना चाहिए, पानी का छिड़काव होना चाहिए। यहाँ बहुत ही पॉल्यूशन है। यहाँ का जो एवरेज आयु है लोगों का ना, वो 60 साल है। बट अगर मैं वही इंडिया के बाहर जाता हूँ, वहाँ का जो ऑक्सीजन लेवल है वो इतना प्योर है, वहां पर मुझे लगता है मेरा एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता है। मैं जब यहाँ आता हूँ कंपेयर, यहाँ पर एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन होता है। यहाँ का पानी भी उतना अच्छा नहीं है। यहाँ मैंने देखा बहुत सारे लोगों को गैस की प्रॉब्लम भी है। तो लाइफ तो यहाँ पर कह सकते हैं थोड़ा वो है, बस प्यार है सोनभद्र से, इसलिए बस यहाँ अच्छा लगता है। बाकी अगर हम थोड़ा सा बनिया वाला दिमाग लगाते हैं, मारवाड़ी वाला, तो विदेशों की लाइफ में वहां पर जो है आबादी भी कम है, पॉल्यूशन भी कम है। तो सोनभद्र उस मामले में तो कहीं ना कहीं थोड़ा, ये वाला जो सेक्टर है अपना रेणुकूट, अनपरा वाला, चोपन, इन सब जगहों पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस मामले में हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग बस ये सोच रहे हैं बस जिंदगी चल रही है, कट रही है, इसमें चल रहा है सब। आपसे एक और सवाल है। सवाल इतना जटिल है आज के समय का कि शादीशुदा आदमी, शादीशुदा दाम्पत्य आजकल खुश नजर नहीं आते हैं, और वजह होता है कुछ अंदरूनी वजह होती है। आप समझ ही रहे हैं कि मैं क्या पूछने वाला हूँ आपसे। मैं डायरेक्ट कैमरे पर नहीं पूछ सकता हूँ, लेकिन जो ये प्रॉब्लम चल रही है, संतान ना होना, महिलाओं को अलग अलग समाज से
सुनना। कुछ आपने देखा होगा कि क्राइम पेट्रोल टाइप का ये मूवीज जो चलता है एपिसोड, उसमें साफ साफ दिखाता है ये सारी चीजें। मतलब मैं ये बोलूँगा कि इसके पीछे जो सबसे वो वाली चीज़ें हैं वो ये हैं कि हम जो है ना वेस्टर्न जो कल्चर है उसको बहुत फॉलो करना स्टार्ट कर चुके हैं। पहले कहते हैं कि हमारा देश सोने की चिड़िया था एक समय, फिर कहते हैं भारतीय संस्कृति जो है, भारतीय सभ्यता जो है, इसको लोग दूर दूर तक देशों में चर्चा थी, आज भी होती है। बट हमारी जो युवा पीढ़ी है, मैंने ऐसा सुना है, ऐसा मुझे पता चला, कई मेरे एक दो दोस्त हैं, वकील हैं, डिवोर्स लॉयर भी हैं, उन्होंने बोला कि आज हमारे देश में सबसे ज्यादा तलाक के मामले आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मेरा आप वेबसाइट जाकर देखोगे, मैं रिलेशनशिप काउंसलिंग भी करता हूँ। मेरे पास बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष जो शादीशुदा है वो आए हैं काउंसलिंग लेने के लिए। मैंने देखा दो कारण है। पहला तो ये कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है एक दूसरे के प्रति, मतलब एक दूसरे के बीच में। वो कुछ और कह रहा है, सामने वाला कुछ और सुन रहा है। और एक और ये जिद है कि मुझे जीत जाना है, वो पति पत्नी के रिश्ते में भी वो चल रही है। और तीसरा ये है दिखावा बहुत ज्यादा हो चुका है, हमें शो ऑफ करना है। और एक है आजकल का जो खान पान है, आजकल उससे सेक्स लाइफ भी बहुत प्रभावित हो रहा है। लोगों का जो इम्यून सिस्टम है बहुत वीक हो चुका है। लोग कहीं ना कहीं इतना अतरंगी दृश्य है उसमें इतना लुभावित हो चुके हैं कि वो अपने एक दूसरे को ही उस तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका तो भी रास्ता है मुद्रा प्राणायाम, ऐसी सारी मुद्राएं टेक्निक हैं जिसको आप करके आप अपने आप को बहुत सही से सही फिट कर सकते हो इन सब चीजों के लिए। जितनी भी चीजें मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, जिसमें बहुत सारे आसन हैं। हल आसन एक है, एक कैट एंड काउ पोज है, वो बहुत पावरफुल, उससे आपका जो इम्यून सिस्टम है बहुत स्ट्रांग होगा। और एक मुद्रा है लिंग मुद्रा, बहुत ही पावरफुल मुद्रा है। मैं तो अपने क्लास में बहुत सारे लोगों को सिखाया है और उसका रिजल्ट भी देखा है लोगों ने आकर बताया कि हमें बहुत फायदा हुआ। तो मुझे लगता है कि अपने जीवन में आपको ना ये मेटेरियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है ना। थोड़ा आज का समय ही ऐसा कहता है ना, समय के साथ नहीं चलोगे तो पीछे हो जाओगे। लेकिन आपको ये देखना है कि आप जिद में रिश्तों को खो रहे हो, रिश्तों को बचाना बहुत जरूरी है। पहले हमारे देश का मिसाल दिया जाता था कि लोग आज भी हमारी माँ है, हमारी आंटियां हैं, बहुत सारी हमने देखा जो उन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं था, उनकी शादी हुई, अरे 50 साल 60 साल वो रिश्ते चल रहे हैं। और आज इतना एक दूसरे को देख लिया है, फोन पर बात होती है और पता चला शादी हुआ 1-1.5 साल में तलाक हो जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि खराब नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा है खराब, ये बहुत अच्छा है, आने वाले समय के लिए बहुत जरूरी है। मगर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है। रिश्तों को जीतना जरूरी है, रिश्तों में जीतने के बजाय। आजकल लोग रिश्तों में जीतना चाह रहे हैं, मेरा कहना है रिश्तों को जीतिए और हार भी जाना रिश्तों में। वही मैंने बोला, रिश्तों को जीत जाइए। आप एक दूसरे से हार जाओ, क्या फर्क पड़ता है। और एक मैं बोलूंगा, जो आजकल की फीमेल्स हैं उनको एक सलाह दूंगा कि जितने भी मेल हैं वो लोग ईगोइस्टिक होते हैं। तो अगर आपका पति है, आपका भाई है, आपके पिता हैं, वो बाहर समाज में अगर हार भी गए हैं, कोई चीज उनको निराशा भी हुई है, तो घर पर उनको आप कभी मत कुछ ऐसा बोलिए, उनके उत्साह को बढ़ाइए। और जितने आदमी हैं उनको एक सलाह है कि जो फीमेल्स होती हैं वो बहुत इमोशनल होती हैं, तो आप उनके इमोशंस के साथ मत खेलिए, उनके इमोशंस को सपोर्ट करिए। फिर देखिए आपका जीवन जो है वो बहुत अच्छा चलने लगेगा। आजकल की युवा पीढ़ी अपने लक्ष्य से भटक रही है, इसका एक बड़ी वजह है, बहुत बड़ी वजह है। चर्चा भी बहुत चलता है हस्त मैथुन, कैसे बदलाव आ सकता है? बहुत सिंपल है, हस्त मैथुन आज की चीज नहीं है, बहुत पहले से चली आ रही है। आजकल के जो, वही मैंने बोला, जो आजकल की जो युवा पीढ़ी है, बोला ना शो ऑफ, दिखावा, वो मोबाइल, आज के समय में मोबाइल ऐसा है कि ये आपको सूरदास तुलसीदास भी बना सकता है और आप चाहोगे तो आपको उसामा बिन लादेन भी बना सकता है। 13-13 साल के लड़के, 12-12 साल के लड़के इस चीज के शिकार हो चुके हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं ये फैमिली का इसमें एक बहुत बड़ा वो है। फैमिली को ये देखना है कि पहले बात तो आजकल जो ये फैशन हो गया कि एक 8 साल का बच्चा भी अब मोबाइल, एंड्रॉयड फोन स्मार्ट इस्तेमाल कर रहा है। तो पहले तो एक गार्जियन की जिम्मेदारी की, जब हम भी बहुत पुरानी पीढ़ी के नहीं है, अभी मेरा भी एज 30-31 साल ही हो रहा है, मुझे भी पहला फोन मिला था तो जब मैं ग्रेजुएशन में गया तब मिला। तो मुझे कहना है कि फोन जरूरी है, मगर आप अपने बच्चे को अगर आप बहुत स्मार्ट बनाओगे, स्मार्टफोन दे करके, एंड्रॉयड फोन दे करके, तो वो स्मार्ट बनता चला जाएगा। और आजकल की जो युवा पीढ़ी इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो रही है, उसका एक सबसे बड़ा रीजन है फोन। आजकल ये जो बहुत सारी मूवीज हैं, फोन है, वो अपने लक्ष्य, अपने अध्यात्म से हट रही हैं और इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो रही हैं। तो अगर आप अपने आप को बिजी रखते हो तो आप इस चीजों से छुटकारा पा सकते हो। ये एक ऐसा चीज है जो हस्त मैथुन आपने बोला
ये एक ऐसा चीज है, जब आप खाली खाली दिमाग होता है आजकल के लोगों का, तब उनका दिमाग यहाँ पर जाता है। तो अगर वो व्यस्त है, पूरे दिन देखो आप 4-5 लोग के साथ ग्रुप में रहो, हमेशा बिजी रहो, आप कभी भी ये प्रोसेस नहीं करोगे, इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होगे। जैसे ही आप एकांत में बैठते हो, आपके पास कोई काम नहीं है, आपका मन, आजकल की युवा पीढ़ी जो है उसमें इन्वॉल्व होती है, और इसका बहुत ज्यादा जो रिलेशन है वो आजकल के खान पान से है। चाउमीन खाना है, मोमोज खाना है, पानी पूरी खाना है, ये फास्ट फूड जो है ये लोगों को ना एक तरह से लोगों के हेल्थ पर और मेंटल हेल्थ पर भी प्रभाव डाल रहा है। तो अपने खाने पीने को सही करिए। अगर आपको लंबा चलना है तो आपको स्वादिष्ट खाना छोड़ करके पौष्टिक खाने की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारा भारत ऐसा देश है जहां मूवीज को देख करके लोग हीरो को फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ का मूवीज जो बनता है वो प्यार पर बनता है, सेक्स सीन आता है, गुंडा वाला सीन आता है, कभी भी साइंस से रिलेटेड, इनोवेशन से लेकर के ये ऐसी फिल्म बहुत कम है। किसी के बायोग्राफी पर बहुत कम फिल्म है। मूवी, आपको क्या लगता है कि मूवी कैसे देश को बदल सकता है? बदल सकता है कि नहीं बदल सकता? बिल्कुल बदल सकता है, क्योंकि आज के समय में मैं देख रहा हूँ, मैं बाहर जाता रहता हूँ, यहाँ पर तो सोनभद्र में तो उतना नहीं, बट बाहर के समय में मतलब दिल्ली बॉम्बे ही हो गया। हाँ। यहाँ कोई भी एक मूवी रिलीज होती है तो युवा पीढ़ी जो हमारी है वो पागलों के जैसे हॉल में घुस जाती है मूवी देखने के लिए। तो मेरा एक सलाह है कि ये एक युवा को ये सोचना पड़ेगा। मैं भी एक युवा नागरिक हूँ देश का, मैं भी मूवी देखता हूँ, मुझे बहुत पसंद है मूवी देखना, मगर मैंने अपने जीवन में डिसाइड किया मुझे कौन सी मूवी देखनी है। जैसे कोई बायोग्राफी आ रही है जो हमें प्रेरित करती हो, हमारे अंदर उत्साह लेकर के आती है, ऐसी मूवी हमें देखने के लिए सोचनी चाहिए। और मूवी बिल्कुल देश को बदल सकता है। अगर हमारे जो हीरो हैं, हमारे जो एक्ट्रेस हैं, या बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं, अगर वो इस तरह की मूवी बनाएं जो हमें एक प्रेरणा दे रही हो, हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे देश को आगे की तरफ लेकर जाए, तो उनकी मूवी भी सुपरहिट होगी, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। और जैसे कुछ पहले के, आज के समय में जो साउथ मूवियां कुछ आ रही हैं, जहां पर उन्होंने भक्ति को भी दिखाया है और कुछ सीखने को मिलता है उन मूवी से। जैसे एक मूवी आई थी चंदू चैंपियन, मूवी बहुत अच्छी मुझे लगी, वो रियल स्टोरी पे बनी मूवी थी। ऐसे ही बहुत सारी मूवी आई, कुछ मूवी आई हैं जो हमें कुछ सीखने को दे रही। कॉमेडी तो फिर भी चलता है, बट मूवी में जो ये वल्गरिटी का यूज होता है, ये अगर हटाएंगे तो हमारा देश इसमें आगे बढ़ सकता है। और इसमें मैं एक छोटा व्यक्ति हूं, बट हम जरूर कहेंगे जिनके पास ये राइट्स है कि वो इन चीजों को हटा सकते हैं, उनको जरूर हम ऐसी मूवी को रिलीज करना चाहिए जहां पर हमारे देश का भी विकास हो, हमारे लोगों का भी विकास हो। योग, अध्यात्म और अध्याय, ये जो आप ध्यान, योग, अध्यात्म और ध्यान, ये सब चीज तो शरीर के लिए ठीक है। जल कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब कितना महत्वपूर्ण, वो सबको पता है पीना चाहिए कि शरीर में पानी ही पानी है सब। पूरे सृष्टि में, पूरे संसार में पानी ही पानी है 75%। तो पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में। लेकिन पानी कब पीना है, कितना पीना है, ये पता होना बहुत जरूरी है। सबसे मेन मेरा ऐसा कहना है कि आप जब सुबह उठ रहे हो तो आप 90% लोग भारत देश चाय पीते हैं सुबह उठ करके, बेड टी। वो कितना हानिकारक है हमें पता नहीं है। सुबह उठकर हमें 2 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए जो चाय के जैसा गर्म हो। अगर आप चाय के जैसा गर्म पानी मलासन में बैठ करके पीते हैं, उस आसन में, तो आप देखोगे आपका जो पेट है वो भी साफ हो रहा है। मलासन क्या होता है? शरीर के लिए पानी क्यों जरूरी है और कितने मात्रा में पीना चाहिए और कब कब पीना चाहिए? शरीर के लिए पानी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में 75% पानी ही है। पूरे संसार में 75% पानी। कहते हैं एक दिन हम सब पानी में ही डूब जाने वाले हैं। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पानी पीने का समय है, जैसे सुबह आप सोकर उठते हो तो चाय के जगह आपको पानी पीना चाहिए। 2 गिलास पानी पीजिए आप। कुछ आसनास हैं उसमें बैठ करके पानी पीजिए, तो आप देखोगे आपका जो पेट है साफ हो जाएगा, पहली सबसे बड़ी बात है। इसके बाद खाने से 40 मिनट पहले पानी पीजिए, या खाने के 1 घंटे बाद पानी पीजिए। खाने के साथ पानी विष के समान होता है। तो जैसे 2 बूंद पोलियो की ड्रॉप है ना, जो शरीर को विकलांग होने से बचाती है, वैसे ही खाने के साथ जो 2 बूंद पानी वो जहर के समान होता है। तो पानी का आपको एक समय बनाना है, सुबह आप उठ के पीजिए। पानी को दिन भर में आपके बॉडी के हिसाब से 5 से 6 लीटर पानी आपको देना है, क्योंकि पानी से हमारे बॉडी के बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। तो पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे एनर्जी का बॉडी में। तो यही है। और आपको एक ध्यान देना है कि आपके पास हमेशा एक बॉटल होना चाहिए पानी का, और पानी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। पानी घुट एक बार में लगातार नहीं पीना चाहिए बैठकर भी, पानी को घुट घुट करके, जैसे रिस करके पानी जब जाता है आपके शरीर के अंदर, तो वो बहुत ही शरीर को फायदा पहुंचाता है, अलग अलग तरह के फायदे। तो पानी का यही रोल है हमारे बॉडी में। सुना है
और देखा भी है आपको। आप कथावाचक के तरफ अग्रसर हैं। क्या करना चाहते हैं? कथावाचक आप बनना चाहते हैं तो कब आप टीवी के सामने आएंगे? अभी तो हमारे सोशल मीडिया और वेबसाइट के माध्यम से आप सामने आ रहे हैं, टीवी पर कब आएंगे? तो मुझे जैसे स्टार्टिंग से मैं जब कुछ कथावाचक लोगों को देखता था, मैं उनका नाम अभी नहीं लेना चाहता, बहुत फेमस कथावाचक हैं वो लोग, तो मैं उनको देखकर बहुत इंस्पायर हो जाता था। उस समय मैं क्लास 9th या 10th में पढ़ता था और मुझे इस समय लगता था मुझे भी यार एक दिन ऐसे ही जा करके कथा बोलनी है, लोगों को सुनानी है। मैं बहुत कंफ्यूज रहता था। फिर मैं थोड़ा अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ा, बट अभी पिछले कुछ सालों से मेरे अंदर वापस फिर आया है कि मुझे शिव कथा बोलनी है। मुझे भगवान शिव का भक्ति में इतना मजा आने लगा है कि मैं शिव कथा बोलना चाहता हूँ, जिसकी तैयारी भी प्रारंभ कर चुका हूँ मैं। और ऐसा उम्मीद करता हूँ कि अगले 2025 में वो लॉन्च होगा। पहली कथा मैं बोलना प्रारंभ करूंगा और उस समय मैं फिर टीवी पर भी आऊंगा। अभी मैं सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रखता हूँ अपने आप को। अब ये मुझे शायद क्यों रखता हूँ, मुझे इसका कारण नहीं पता है, बट बहुत जल्दी अगले 1 साल के अंदर मैं लोगों के सामने शिव कथा लेकर के आऊंगा। और एक ऐसी कथा होगी, वो इस तरह की शिव कथा होगी जो शायद आपने अभी तक सुनी नहीं होगी, बहुत अलग तरह की। वहां पर और भी आपको कुछ ज्ञान दिया जाएगा, हम वहाँ ध्यान भी करेंगे, वहाँ भजन भी अलग तरह का होगा और एक आनंद की अनुभूति होगी। जो 7 दिन की कथा हम बोलेंगे, 7 दिन या 8 दिन जो भी हम एक प्लान करेंगे, उसकी तैयारी चल रही है। और वो कथा बहुत नॉमिनल उसका शुल्क होगा, क्योंकि एक हम ट्रस्ट बना रहे हैं महिलाओं के लिए, जहाँ पर एक बच्चियों का पालन पोषण होगा, तो उससे एक बहुत छोटा सा शुल्क होगा उस कथा का। बट वो कथा ऐसी होगी जो मैं बोलना स्टार्ट करूंगा, जहाँ लोगों ने आज तक वैसी कथा नहीं सुनी होगी। एक ऐसा आनंद होगा वहां पर लोगों को। आप देश विदेश जाते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, मंत्रियों से मिलते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं। आपकी जगह अगर कोई और रहता तो वो सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव होता और वो खूब सारा फॉलोवर्स जुटा लेता। आप तो एक्टिव ही नहीं है महाराज, क्या बात है? इसका रीजन ये है कि पहली बात, मुझे कोई नया चीज करने में ना हमेशा थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है। अरे कैसे करेंगे यार, कौन पेज बनाएगा यार, कौन क्या करेगा। ऐसा नहीं कि शौक नहीं है, बिल्कुल है। तो एक तो रीजन ये है, दूसरा ये फिर मुझे लगता है ठीक है, जो कहते हैं लोग, जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, मैं अभी दिख नहीं रहा हूँ, बट मैं बिक तो रहा हूँ मार्केट में। तो मुझे लगता है एक दिन मैं इस लाइन को उल्टा करूंगा, जो दिखता है वो बिकता है करूंगा, जो बिकता है वो दिखता है। तो मैं बिक रहा हूँ अच्छे से, लोग बुला रहे हैं मुझे, इन्वाइट कर रहे हैं, एक दिन दिखने भी लगूंगा। कहीं अब वो जड़ी बूटी तो नहीं है जिसको कोई जानता नहीं, लेकिन जो जानने वाले हैं वो तुरंत खरीदते हैं। हाँ, ऐसा ही है। मुझे ऐसा लगता है, मैं जहां भी जाता हूँ लोग एक बार मिलते हैं, उन लोग को मेरे द्वारा कह सकते हैं ईश्वर की कृपा है, भगवान महादेव की कृपा है, लोग मिलते हैं और इसके बाद लोगों को जो समझ में आता है, कई सारे लोगों से मैं मिला हूँ जो एक बार मिले और उसके बाद फिर वो मेरे साथ बहुत आगे तक चल जाते हैं, लोग इन्वॉल्व होते हैं और बढ़िया उनको लगता है मेरे साथ, मेरा नॉलेज जो भी है, मेरा जो ज्ञान है। तो एक दिन मैं दिखूंगा भी सोशल मीडिया पर, हो सकता है आपके माध्यम से ही सोशल मीडिया पर दिखना प्रारंभ हो जाऊं। आपके साथ ऐसा क्या हुआ था? ऐसा कौन सा क्षण था वो? सबके जीवन में ऐसा ही है कि कुछ ना कुछ उनके जीवन में घटित होता है तो उनका विश्वास जग जाता है। तो मैं एक्चुअली शुरू से आस्तिक व्यक्ति हूँ, शुरू से मेरा भगवान पे बहुत विश्वास रहा। मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था और हनुमान जी ऐसा कहते हैं महादेव के ही अवतार हैं, एक तरह से रुद्र अवतार हैं उनके। तो मैं हनुमान जी का भक्त था। बट एक बार मैं दिल्ली से इंदौर की यात्रा कर रहा था और मैं एक फ्लाइट में बैठा हुआ था, एयर एलियंस की फ्लाइट थी, ATR फ्लाइट, छोटी वाली फ्लाइट थी और उस समय मौसम बहुत बढ़िया था दिल्ली का। बट जैसे हम इंदौर पहुंचने वाले थे और फ्लाइट लैंड हो रही थी, तो मैं शंकर जी का भजन ऐसे ही गुनगुना रहा था। मैं भजन भी गाता हूँ और अचानक जो फ्लाइट है वो 6-7 फीट नीचे चली गई। अच्छा। फ्लाइट में जितने लोग थे सब बिल्कुल घबरा गए और काफी एक छोटे छोटे बच्चे थे, रोने भी लगे। उन्होंने भी आकर इमरजेंसी बोला। मैंने बस फ्लाइट में इतना बोला कि बिल्कुल आप मत घबराइए, क्योंकि मैं उज्जैन जा रहा हूँ महाकाल का दर्शन करने, तो ये गारंटी है कि कुछ होने वाला नहीं हम लोगों को, आप निश्चिंत रहो। उसके बाद इतना स्मूथली लैंडिंग हुआ और फिर जब मैं उज्जैन पहुंचा महाकाल दर्शन करने के लिए, और वहां जब मैं नंदी जी के पास पहुंचा, वहां पहुंचने के बाद लोग कैमरे में फोटो ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, दुनिया भर की चीजें हो रही है और मैं सिर्फ आंख बंद करके रो रहा था। और वो 6-7 मिनट में रोता रहा। और वहां से जब मैं आया और उसके बाद मेरे जीवन में ऐसा लग रहा था कि मैं रॉयल एनफील्ड पे चलता था। और उज्जैन से आने के बाद ऐसा लगा कि मुझे अचानक से, वो कहते हैं ना सबसे महंगी गाड़ी मान लो जो भी है, 4 व्हीलर में जो महंगी गाड़ी है, ऐसा लगता है अचानक मैं उस गाड़ी में बैठ गया और स्पीड बढ़ गई। तो वो महाकाल महादेव जिसको आप बोलते हैं, उनकी कृपा से हुआ। और उस दिन से मुझे लगा, मुझे शायद ये आदेश है उनका कि मुझे शिव कथा बोलनी है और ये पूरे संसार में जा करके लोगों को महादेव
से जोड़ना है। ऑलरेडी लोग जुड़े हुए हैं, कहते हैं ना कि बाकी सब देव हैं, वो तो महादेव हैं। तो बस महादेव से जोड़ना है लोगों को। आपसे एक गुजारिश है कि ध्यान एक बार करके बता दीजिए, बस 5 सेकंड के लिए, कि कैसे किया जाए, किस पोजीशन। ध्यान करने के लिए बहुत सिंपल है कि पहले हमें सुखासन में बैठना चाहिए। सुखासन मतलब ये हो गया, जी आप इसमें बैठ सकते हो। अगर आप इसमें अनकंफर्टेबल तो आप अर्ध पद्मासन इसको बोलते हैं, और इसको पूर्ण पद्मासन बोलते हैं। आप इसमें भी बैठ सकते हो, किसी भी स्थिति में बैठ जाओ। आप सुखासन ऐसे बैठ गए तो आप सुखासन में बैठ जाओ। सुखासन में बैठने के बाद दोनों हाथों को महामुद्रा में रखिए, इसको महामुद्रा बोलते हैं। महामुद्रा में हाथ रखें और आप फिर आराम से, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए, स्पाइन जो आपका है वो बिल्कुल सीधा, और आंख बंद करके आप इसमें बैठ गए। और आंख बंद करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस अपनी सांसों पर ध्यान देना है। सांस लेना है, सांस को छोड़ना है। और कुछ गाइडेड मेडिटेशन भी होते हैं जो हम कराते हैं। ध्यान करने की सिंपल स्थिति ये है, आप चाहो तो ध्यान से पहले थोड़ा नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हो, जिसको अनुलोम विलोम भी बोलते हैं। इससे प्रारंभ करिए, फिर आप ध्यान में बैठिए, और फिर जो एंडिंग है वो भी इससे होनी चाहिए। एक चीज बोलूंगा, ध्यान के बाद लोग ऐसे ऐसे हाथ को रगड़ते हैं, वो नहीं करना चाहिए। वो आप योग के बाद करो। ध्यान के बाद आप दोनों हाथ को आपस में लगाइए और आंखों की पलकों पे रख के आंख को खोल लीजिए। बस ध्यान तो यही है। योगा होता है, योगा एक ऐसा योगा बता दीजिए जो डेली लोग करें। बहुत सारे योग है डेली में। एक पहले बोलूँ, कपाल भारती आपको डेली करना चाहिए, ठीक है। बट मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊंगा। मैंने लगभग अपने जीवन में 50 लोगों का जो स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम होता है, L4 L5, काफी लोग परेशान होते हैं इस तकलीफ से। उसके लिए एक योग बताऊंगा आज आपको, जो आपको मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप इसको सही तरीके से करते हैं। मैंने अपने जीवन में 3 महीने के भीतर बहुत सारे लोग का कमर का दर्द सही किया है। जी कुछ ऐसे आसनों, दोनों हाथ और पैर को ऐसे कर लेना है। हाँ। इसको आप नाप सकते हैं, 1 2 ढाई बित्ते के आसपास पैर से हाथ की दूरी रखनी है। बिल्कुल आपका जो कमर है वो सीधा होना चाहिए। आपको सांस लेना है, और सांस लेते हुए सिर को ऊपर उठाना और पेट को बाहर निकालना है। सांस रोकना है, और जब सांस छोड़ेंगे तो ठुड्डी को सीने से लगा देना है और अपने कमर को उठा देना है। इसको बोलते हैं कैट एंड कैमल पोज या कैट एंड काउ पोज। ये स्पाइन के लिए, और मैंने जो बताया आपका इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, बहुत ही पावरफुल योग है। आपके कमर में अगर बहुत दर्द हो रहा है, आप इसको 10 से 15 मिनट करिए, आप देखेंगे तुरंत आपके कमर के दर्द में आराम मिल जाएगा। अनुलोम विलोम क्या होता है? अनुलोम विलोम बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। बाबा रामदेव जी से ज्यादा कौन उसको सिखा सकता है, वो तो विश्व विख्यात है हमारे पूज्य बाबा रामदेव जी। तो अनुलोम विलोम तो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है वो। तो आज हमारे खास मेहमान पॉडकास्ट के योगी हेमंत उपाध्याय जी